मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया या फिर जिसे हम होल बॉडी कूलिंग कहते हैं उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संदीप यादव, इनका काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट था, पर कुछ टेक्निकल ज़रूरतों के कारण मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। सर, ये स्पेशली आपके लिए थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया, ये जो मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, ये बेसिकली जो भी पेशेंट को रिससिटेशन लगा है, खास करके न्यूबॉर्न बेबीज़ में, जिसे हमने बर्थ एस्पेक्सिया के हमारे क्लास में समझा था, उनके लिए दिया गया है। और ये थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया जो भी पेशेंट है जिनको रिससिटेशन लगा है, उनका ब्रेन डैमेज को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया, अगर आप ACLS के गाइडलाइंस जो है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के गाइडलाइंस में भी अभी आया हुआ है, और इवन अडल्ट को उन्होंने पोस्ट रिससिटेशन थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया एडवाइस किया हुआ है। लेकिन थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया या होल बॉडी कूलिंग बहुत सालों से बर्थ एस्पेक्सिया के बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। तो आज समझते हैं डिटेल में क्या इसके फ़ायदे हैं, ये किस तरीके से काम करता है। तो जैसा हमने पेरीनेटल एस्पेक्सिया को समझा था और NNPD की क्लासिफिकेशन को हमको समझा था, हमने जो AAP के क्लासिफिकेशन को समझा था। तो AAP के क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो उन्होंने देखा कि अगर प्रोफाउंड मेटाबॉलिक या मिक्स्ड एसिडोसिस है, जिसका pH <7 है अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड में, जो हमने आर्टरी से, अम्बिलिकल आर्टरी से लिया था। अबगार स्कोर <3 है फॉर मोर देन 5 मिनट्स। साइंस ऑफ न्यूरोनल डिसफंक्शन है, सीजर्स, इंसेलोपैथी और टोन एबनॉर्मेलिटी के, या फिर मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है। ये सारी चीज़ें अगर इन्वॉल्व है तो हम उसे पेरीनेटल एस्पेक्सिया कह सकते हैं। तो इसके हिसाब से भी हमने बाद में समझा था कि क्लासिफिकेशन किया था पेरीनेटल एस्पेक्सिया का माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर सर्नाट क्लासिफिकेशन से। पर ये जो थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया है, इसका जो इंडिकेशंस है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इसके हिसाब से उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उसके कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस, इंडिकेशंस दिए हुए हैं, उसके रहते आप थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया शुरू कर सकते हैं। सो क्या एविडेंस है कि थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया काम करता है? तो कॉकरेन रिव्यू जब उन्होंने किया तो उन्होंने देखा कि जो थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया है वो मॉर्टेलिटी और मेजर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को 24% से कम करता है। तो उन्होंने जो भी बर्थ एस्पेक्सिया के बच्चे हुए, उनमें से जिनको थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया मिला और जिनको नहीं मिला, उनको 18 महीने तक के फॉलोअप किया, और उन्होंने क्या देखा कि जिनको थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया मिला था उनमें न्यूरो डेवलपमेंटल जो डिसेबिलिटी थी, मॉर्टेलिटी थी, वो 24% से कम हुई। तो इसलिए ये एक मेजर गाइडलाइंस आई हुई है कि हर पेरीनेटल एस्पेक्सिया के बच्चे को थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया मिलना ज़रूरी है। अब ये कैसे काम करता था, ये हमने इसको बहुत डिटेल में समझा था। अगर अभी आप समझ ना पाए तो जो पेरीनेटल एस्पेक्सिया का हमारा लेक्चर है उसके ऊपर आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो हाइपोक्सिक इंजुरी होती है बर्थ एस्पेक्सिया के कारण, उसके कारण से जो ATP है वो ATP बनना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण से सोडियम पोटेशियम ATPase पंप फेल होता है, और जिसके कारण से सेल के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ती है, जो बहुत सारा पानी अंदर सेल के अंदर रोक लेता है, जिसके कारण से ब्लड जो सेल्स है वो टूट जाते हैं, उनको डैमेज पहुंचता है। इसके अलावा कैल्शियम की एंट्री होती है, बहुत सारे प्रोटीएज एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और वो फर्दर डैमेज करते हैं। अब ये सब होने के बाद में ये प्राइमरी डैमेज हुआ क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं मिला। इसके बाद में जो सेकेंडरी मैसेंजर्स रिलीज़ होते हैं, इन्फ्लेमेशन के जो मीडिएटर्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, वो उसको सेकेंडरी डैमेज करते हैं। जैसे ही आपने एस्पेक्सिया को रिवर्ट कर दिया या फिर जो ब्लड सप्लाई कम था उसको नॉर्मलाइज कर दिया, तो वो रीपरफ्यूजन होता है, और रीपरफ्यूजन के कारण बहुत सारे सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स तैयार होते हैं, वो सेल्स को फर्दर डैमेज करते हैं। ये लैटेंट फेज में चलते रहता है, जो 6 घंटे के बाद शुरू होता है, और ये जो बाकी नॉर्मल ब्रेन है या फिर
ऐसे सेल्स है ब्रेन के जिसमें ब्लड सप्लाई तो कम हुआ है पर डैमेज अभी नहीं हुआ है, जिसको हमने पेनुम्ब्रा का कंसेप्ट समझा था, उसको डैमेज करता है। तो अगर हमने ये पहले 6 घंटे में थेरापेटिक हाइपोथर्मिया दे दिया तो ये रिपरफ्यूजन इंजरी और जो सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है उनसे होने वाले इंजरी को प्रिवेंट करता है और जो ब्रेन डैमेज है उसको कम करता है। जो ब्रेन का हिस्सा ऑलरेडी डैमेज हो गया है उसको रिवर्ट करने में थेरापेटिक हाइपोथर्मिया का रोल नहीं है, लेकिन जो पेनुम्ब्रा जो बोलते हैं उसका जो एरिया है उसको बचाने में थेरापेटिक हाइपोथर्मिया का रोल है। इसका कंसेप्ट डिटेल में समझने के लिए आप हमारा जो पहले का वीडियो है पेरिनेटल एस्पेक्सिया का उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि ये 6 घंटे के अंदर अगर आपने थेरापेटिक हाइपोथर्मिया दिया तो वो ब्रेन डैमेज को कम करता है। और क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो डोज बेस्ड नहीं है, इसको आप बच्चे के वज़न के हिसाब से या फिर उसका माइल्ड मॉडरेट सीवियर इसके हिसाब से आपको इसका डोज, इसके गाइडलाइंस चेंज नहीं होते। बस आप बच्चे को थेरापेटिक हाइपोथर्मिया दे देते हैं। और ये ऐसा डोज टाइट्रेशन नहीं है कि जैसा हम बीपी में देखते हैं कि बीपी अगर कम हो रहा है तो हम उस हिसाब से आइनोट्रॉप का टाइट्रेशन करते हैं, वैसा कोई टाइट्रेशन थेरापेटिक हाइपोथर्मिया में नहीं है। थेरापेटिक हाइपोथर्मिया का एक फिक्स प्रोटोकॉल उन्होंने दिया है जो हर बच्चे में आपको एक जैसा लगाना है। वो माइल्ड मॉडरेट या फिर जैसा भी आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर आपका बच्चा आता है तो आपको वो देना है। तो ये कैसे काम करता है? ये सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म को कम करता है, तो जिसके कारण से एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और सेरिब्रल एडिमा कम होता है। ये ब्रेन में लैक्टिक एसिड, ग्लूटामेट और नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम करता है, जिससे जो लेस एक्साइटोटॉक्सिन और ऑक्सीडेटिव इंजरी होती है, जो हमने समझा था कि सेकेंडरी डैमेज में इनका काफ़ी रोल होता है। ये जो एक्साइटोटॉक्सिन्स है ये कुछ तरीके के केमिकल्स ब्रेन में जनरेट होते हैं बर्थ एस्पेक्सिया के कारण, जो एक्साइटेटरी इंजरी करती है, जिसके कारण से बच्चे को झटके आते हैं, बच्चे हाथ पे टाइट करते हैं और ब्रेन को डैमेज होता है। और जो मैंने बोला था कि रिपरफ्यूजन के कारण जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स तैयार होते हैं उनसे इंजरी से बचाने के लिए भी थेरापेटिक हाइपोथर्मिया का रोल है। ये जो प्रोटीएज एंजाइम्स रिलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल फेलियर होता है, फ्री रेडिकल डैमेज होता है, लिपिड परऑक्सीडेशन होता है, इसका सबका जो इंजरी का इफेक्ट है उसको कम करता है, जिसके कारण से सेल नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस को कम करते हैं। अब ये एपोप्टोसिस क्या है ये हमने भी समझा था कि एपोप्टोसिस मीन्स प्रोग्राम सेल डेथ होता है। तो जब सेकेंडरी इंजरीज होती है तो कुछ न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जनरेट होते हैं जो सेल्स को ऑटोमेटिक डेथ की तरफ, प्रोग्राम डेथ के सेल डेथ की तरफ भेजते हैं। उसको कम करने में भी थेरापेटिक हाइपोथर्मिया का रोल है। अब इसका कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है? अगर मेजर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, ऑलरेडी बच्चे को बहुत बड़ा हार्ट डिसीज़ है या ब्रेन बराबर से डेवलप नहीं हुआ है, तो हम उसको नहीं चाहेंगे कि थेरापेटिक हाइपोथर्मिया दे के बचाए। अगर मल्टीपल कंजेनाइटल एनोमलीज है, लाइफ के साथ में वो कॉम्पिटेंट नहीं है या फिर ऐसा लगता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा आगे चल के तकलीफ़ रहेगी और आगे चल के उसका जीवन संभव नहीं रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में हम थेरापेटिक हाइपोथर्मिया नहीं करते। सीवियर पीपीएचएन है, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न, इसमें जैसे अगर आप थेरापेटिक हाइपोथर्मिया देते हैं तो वो एग्रीवेट होता है, तो ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसके कारण से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो पीपीएचएन में, सीवियर पीपीएचएन में थेरापेटिक हाइपोथर्मिया नहीं देते। एक्टिव ब्लीडिंग है, बच्चा बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, ऐसे कंडीशन में भी आपने थेरापेटिक हाइपोथर्मिया नहीं देना है, क्योंकि ये प्लेटलेट डिसफंक्शन करता है, प्लेटलेट का जो काउंट है उसको कम करता है और बहुत बार जो क्लॉटिंग है उसमें भी प्रॉब्लम करता है। इसके कारण से एक्टिव ब्लीडिंग में भी थेरापेटिक हाइपोथर्मिया नहीं देते। या फिर बच्चा शॉक में है, सारे शॉक कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। अगर आपने शॉक के लिए थोड़ा सा नॉराइड या एड्रेनालिन लगा दिया, बच्चा इंप्रूव हो गया, तो आप थेरापेटिक हाइपोथर्मिया दे रहे हैं। लेकिन आप कैटाकोलामिन रेजिस्टेंट शॉक अगर है तो ऐसे कंडीशन में फिर आपका थेरापेटिक हाइपोथर्मिया आपने नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो शॉक है वो एग्रीवेट होगा
और बच्चे की जान को खतरा हो सकेगा। अब इसका कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्या? तो सबसे पहले तो बच्चा 35 वीक्स के ऊपर होना चाहिए। प्रीमैच्योर बेबीज़ में 35 वीक्स के नीचे जो बच्चा है उसमें आप थेरापेटिक हाइपोथर्मिया नहीं दे सकते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बच्चे का वेट कम से कम 1.8 kg होना चाहिए। किसी किसी यूनिट में वो 2 kg तक के ही देते हैं, 2 kg के ऊपर वो नहीं देते। किसी किसी यूनिट में 1.8 kg के ऊपर नहीं देते। तो और जैसा हमने समझा था कि पहले 6 घंटे में हमारे पास आना चाहिए, अभी कुछ कुछ यूनिट 12 घंटे तक के भी थेरापेटिक हाइपोथर्मिया दे रहे हैं कि ठीक है भाई, जितना भी हो सके ब्रेन का डैमेज हम बचाएंगे। और एक बर्थ एस्फिक्सिया का एविडेंस होना चाहिए जिसमें अपगार स्कोर 5 और लेस एट 5 मिनट्स, या फिर जिसको बैगन मास लगा है 5 मिनट से ज़्यादा, या फिर कॉर्ड या पहले 1 घंटे का जो ब्लड का पीएच है वो 7 से कम है, या फिर जो बेस डेफिसिट हम एबीजी में देखते हैं वो 16 या उससे ज़्यादा है। और अगर उसमें एन्सेफेलोपैथी का कोई साइन है, जैसे क्लिनिकल सीजर्स है, अल्टर्ड सेंसोरियम है, हाइपोटोनिया है, एबनॉर्मल रिफ्लेक्स है, अपसेंट और वीक सक है, ये ऐसा कोई भी फीचर्स आता है तो हम उसको थेरापेटिक हाइपोथर्मिया के बारे में सोच सकते हैं। अब ये कैसे देते हैं थेरापेटिक हाइपोथर्मिया में? उन्होंने कहा कि जो कूलिंग ब्लैंकेट है उसका टेम्परेचर आप 33.5 डिग्री सेल्सियस तक के आप रख सकते हैं। ये कैसे सेट करने का ये हम इसमें समझेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें समझाना चाहूँगा। एक तो जो थेरापेटिक हाइपोथर्मिया है इसके 2 तरह के डिवाइसेस आते हैं। एक तो अनकंट्रोल्ड कूलिंग आता है, जिसमें हम देखा था कि मेरा क्रेडल है, उसमें जो फेस चेंजिंग मटेरियल होता है उसको फ्रिज में रख के उसके ऊपर बच्चे को रखते हैं। अब इसमें जो बॉडी का कूलिंग है वो अनकंट्रोल्ड है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और दूसरा होता है सर्वो कंट्रोल्ड थेरापेटिक हाइपोथर्मिया, जिसमें बच्चे के बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से जो मशीन के अंदर का पानी है वो ठंडा या गर्म होता है और कोशिश करता है कि बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर 33.5 पे ही रहे। तो जो अनकंट्रोल्ड हाइपोथर्मिया है, जैसे मेरा क्रेडल है या कई कई यूनिट में आइस पैक लगाते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड सर्वो कंट्रोल्ड थेरापेटिक हाइपोथर्मिया है। और अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो देन डेफिनेटली हम मेरा क्रेडल का यूज़ कर सकते हैं। खास करके ट्रांसपोर्ट के टाइम जब ये मशीन को एम्बुलेंस में रख के लेके जाना मुश्किल रहता है, तो ऐसे कंडीशन में आप बच्चे को थेरापेटिक हाइपोथर्मिया मेरा क्रेडल के रूप में ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन उस वक्त आपके पेशेंट का टेम्परेचर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हम जैसे टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए रेक्टल प्रोब डालते हैं, 2 सेंटीमीटर बच्चे के रेक्टम के अंदर डाल के हम सर्वो कंट्रोल मोड से बच्चे का टेम्परेचर मॉनिटर करके उसको थेरापेटिक हाइपोथर्मिया देते हैं। थेरापेटिक हाइपोथर्मिया जनरली 72 घंटे के लिए देते हैं। 72 घंटे के बाद में 0.5 सेल्सियस पर आवर, इस हिसाब से उसका थेरापेटिक हाइपोथर्मिया को हम रिवर्स करते हैं, मतलब रीवार्मिंग करते हैं बच्चे का, जब तक कि वो 36.5 जो हम रूटीनली बच्चे का टेम्परेचर रखते हैं उसके ऊपर रखते हैं। तो ये जनरली 33.5 टू 36.5 तक पहुंचने के लिए 6 घंटा लग जाता है। इसको वैसे ही ग्रेजुअल करना है। एकदम से जो बच्चे को हमने थेरापेटिक हाइपोथर्मिया दिया है उसको एकदम से वार्मर में डाल के हमको वार्म नहीं करना है। उसके लिए भी ये जो ब्लैंकेट है वही लगेगी और वो धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको जो ध्यान रखनी है कि थेरापेटिक हाइपोथर्मिया से जब आप रिवार्मिंग करेंगे तो कभी कभी सीजर्स आ सकते हैं या फिर बच्चे को हाइपोटेंशन भी हो सकता है। इसलिए हमको इसको बड़े ही सावधानी से करना है। अब इसको जब थेरापेटिक हाइपोथर्मिया दे रहे हैं तब आपको उसको सिडेटिव्स और एनाल्जेसिक देना है, क्योंकि बच्चा बर्थ एस्फिक्सिया के कारण और चिलिंग के कारण, जो ठंड है उसके कारण से बच्चा डिस्कम्फर्ट में जा सकता है। इसलिए उसको सिडेटिव एनाल्जेसिक लगेगा। उसको जो इंटरल फीडिंग है उसको हमको मिनिमम रखना है। उसको बहुत ज़्यादा फुल फीड पे हम नहीं रख सकते, क्योंकि ब्लड सप्लाई जीआईटी का कॉम्प्रोमाइज़ रह सकता है। रूटीन एंटीबायोटिक थेरापेटिक हाइपोथर्मिया के लिए इंडिकेटेड नहीं है। किसी और कारण से, सेप्सिस के कारण आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बच्चे को एंटी कन्वल्सेंट लगते हैं क्योंकि बच्चे को सीजर्स आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। अगर थोड़ा भी टोन एबनॉर्मेलिटी या फिर सीजर्स आते हैं तो उनको एंटी कन्वल्सेंट देना है।
प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 लाख से नीचे आया है तो आपको प्लेटलेट देने हैं, आपको इसका प्लेटलेट 1 लाख के ऊपर मेंटेन करना है, क्योंकि जैसा हमने समझा था कि थेरापेटिक हाइपोथर्मिया प्लेटलेट डिसफंक्शन करता है, जिसके कारण से ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। और अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, आपका INR डीरेंज है, तो ही FFP इंडिकेटेड है, अदरवाइज FFP इंडिकेटेड नहीं है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है क्या, तो हाँ, ये थेरापेटिक हाइपोथर्मिया के कारण ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, और जैसा हमने समझा था कि प्लेटलेट काउंट कम हो सकते हैं, कोएगुलोपैथी हो सकती है। बहुत से बच्चे का ऑलरेडी स्किन का ब्लड सप्लाई अगर कॉम्प्रोमाइज़ रहा है, उसको थेरापेटिक हाइपोथर्मिया में स्किन डैमेज हो सकता है, और जैसा हमने समझा था कि शॉक में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये हाइपोटेंशन कर सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट के लिए हमको बच्चे को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है जब भी हम बच्चे को थेरापेटिक हाइपोथर्मिया में रखें। इसलिए एक कंटिन्यूस मल्टीपैरा पेशेंट को लगा के रखना है, हमको हार्ट रेट मॉनिटर करना है, उसका CBC करते हुए उसके प्लेटलेट काउंट को मॉनिटर करना है, बीच बीच में PT-INR करते रहना है, स्किन का एग्जामिनेशन रूटीनली करना है, रेक्टल प्रोब जो डाला हुआ है उसके टेम्परेचर का स्ट्रेस रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूलिंग से भी बच्चे को डैमेज होगा। तो हम चाहते हैं कि जो 33 to 34 जो हमारा रेंज है उसी में बच्चे का टेम्परेचर रहे, इसलिए हमने रेक्टल प्रोब का जो ग्राफ हमको मिलेगा उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। और हाइपोटेंशन के लिए बच्चे का जैसा हमने समझा कि बार बार ब्लड देना है। इसके अलावा अगर एम्पलीट्यूड इंटीग्रेटेड EEG है, जिसको हम AEEG कहते हैं, वो अगर अवेलेबल है तो उससे भी पेशेंट को हमको मॉनिटर करना है, जिसके ऊपर हमें सटल सीजर्स तो नहीं आ रहे, या फिर जो एक्टिविटी है ब्रेन की वो काफ़ी कम तो नहीं होगी, ये चीज़ों को मॉनिटर करना है। तो इस प्रकार जो पेशेंट थेरापेटिक हाइपोथर्मिया है उसको हमको रेगुलरली विजिलेंटली मॉनिटर करना है। कुछ जो बर्थ एस्पेक्सिया के कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए भी, और जो थेरापेटिक हाइपोथर्मिया के कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए भी। तो जैसा हमने समझा था कि कूलिंग डिवाइसेस 2 टाइप के होते हैं, एक अनकंट्रोल्ड कूलिंग जिसमें मेरा क्रेडल उस टाइप के डिवाइस आते हैं जो फेस चेंजिंग मटेरियल को यूज़ करते हैं, जिसको फ्रिज में रख के कूल किया जाता है, उसमें 2 लेयर बनाई जाती है, रेक्टल टेम्परेचर बच्चे का मॉनिटर किया जाता है, और उस हिसाब से ये पैक्स जो है वो चेंज किए जाते हैं। तो ये बहुत डिज़ायर्ड मैकेनिज़्म नहीं है, लेकिन जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे ये चीज़ काम करती है। और जैसा हमने समझा था कि खास करके ट्रांसपोर्ट के वक्त इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो होल बॉडी कूलिंग सिस्टम है उसमें हम देखेंगे कि टिकोथर्म, ब्लैंकेट्रॉल, मेडिथर्म, इस टाइप के डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। एक ये जो पिक्चर में हमने समझा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बच्चा है जिसको ब्लैंकेट के ऊपर रखा गया है, और ये जो डिवाइस है ये होल बॉडी कूलिंग डिवाइसेस है। इसमें से कुछ पाइप्स आके बच्चे के पास जाते हैं, और ये जो ब्लैंकेट है जिसके ऊपर बच्चे को रखा गया है, इसके अंदर वो पानी सर्कुलेट होता है जिसका टेम्परेचर ये मशीन एडजस्ट करता है, और उसकी वजह से बच्चे का टेम्परेचर एडजस्ट होता है। तो ये अलग अलग डिवाइसेस दिए हैं जिसको हम देख सकते हैं कि इन्फेंट कूलिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू NICU, ये दोनों के लिए काम में आता है। इसका नाम है टिकोथर्म नियो। इसके अलावा ये ब्लैंकेट्रॉल जो है ये मशीन है जो भी हमने समझा था। इसके अलावा जो मेडिथर्म है ये अडल्ट में भी यूज़ किया जा सकता है थेरापेटिक हाइपोथर्मिया के लिए, जैसे जो न्यू ACLS गाइडलाइंस आए हैं उसके अनुसार। फिर जो इंडिया में अवेलेबल है वो सबसे रूटीनली और जो यूज़ किया जाता है रेगुलरली वो है क्रिटिकूल, और ये काफ़ी अच्छा मशीन है। बहुत सारे जो बड़ी यूनिट है इसमें आप इसको देख सकेंगे, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक इंडिया का बना हुआ है VNG का, जिसे हम कहते हैं नियोथर्म। तो ये नियोथर्म जो मशीन है ये इंडिया मेड इन इंडिया है। इसकी कीमत काफ़ी अफोर्डेबल है, और बहुत से नए यूनिट में आप देखोगे कि ये मशीन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया है ये है इसका, हमने जो समझा था कि ये जो थेरापेटिक हाइपोथर्मिया का जो ग्राफ है इन्होंने मॉनिटर किया है। जो रेड लाइन है ये बच्चे का टेम्परेचर है, रेक्टल टेम्परेचर है, और जो रेड
पट्टी आप देख रहे हो उसका थेरापेटिक रेंज है, उस रेंज में हमने देखा कि स्टार्टिंग में टेम्परेचर ज़्यादा था, मशीन ने उसको कम किया और वो जो रेड पट्टी दिख रही है उसी में वो रेड लाइन है जो कि थेरापेटिक रेंज में, और आखिरी में फिर उन्होंने रिवॉर्म करके 36.5 पे लेके आ गया। तो इस प्रकार का जो ग्राफ है वो भी हमें इस मशीन पे मिल जाता है। तो ये अलग अलग मशीन्स है जो अवेलेबल है। और एक होता है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव हेड कूलिंग, जो ओलंपिक कूल कैप सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बच्चे की पूरी बॉडी को कूल न करते हुए बच्चे का जो सर है बस उसको ही ठंडे इसमें रखा जाता है, ठंडे पानी के ऊपर रखा जाता है। तो ये ऐसा कंसेप्ट था कि डैमेज हमको ब्रेन में रोकना है तो पूरे बॉडी को कूल क्यों करना, और अननेसेसरी हाइपोटेंशन और प्लेटलेट डिसफंक्शन और बाकी की चीज़ों को एक्सपोज करने से अच्छा है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे आप ब्रेन को ही ऊपर से लगा के अगर आपने ठंडा कर दिया तो शायद साइड इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे और बेनिफिट्स हमको सारे मिलेंगे। इसलिए उन्होंने अलग अलग स्टडीज़ करी और देखा कि ये जो सिलेक्टिव हेड कूलिंग और होल बॉडी कूलिंग है इसमें क्या फ़र्क आता है वो हम सब्सिक्वेंटली समझेंगे। इंडियन सिनेरियो में हम देखेंगे कि कॉस्ट के कारण अभी भी बहुत से जगह पे थेरापेटिक हाइपोथर्मिया, होल बॉडी कूलिंग ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी ये अवेलेबल है कोशिश करना चाहिए कि 6 घंटे के अंदर बच्चे को वहाँ पे पहुँचा सके, क्योंकि इससे ब्रेन के बचने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा हमने समझा था कि होल बॉडी कूलिंग में सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा रह सकते हैं सिलेक्टिव हेड कूलिंग के कंपैरिजन में। तो और जब ब्रेन को हेड को आप कूल करोगे तो ब्रेन अच्छा कूल होगा करके ये कंसर्न था। इसके कारण से बहुत सारे स्टडीज़ हुए तो उन्होंने देखा कि एडवर्स इफेक्ट वाइज होल बॉडी कूलिंग या सिलेक्टिव हेड कूलिंग में बहुत फ़र्क नहीं आ रहा है। और जो हाई रेट ऑफ PPHN और इन द होल बॉडी कूलिंग ग्रुप में उन्होंने देखा कि PPHN का जो परसेंटेज था वो काफ़ी ज़्यादा था। इसके अलावा बहुत सारे इसमें इन्होंने रैंडमाइज स्टडी किए थेरापेटिक हाइपोथर्मिया में, तो उन्होंने देखा कि ऑर्गन डैमेज में कोई फ़र्क नहीं है। आप सिलेक्टिव हेड कूलिंग करो, होल बॉडी कूलिंग करो, वो कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं देता है। लेकिन जब होल बॉडी कूलिंग और इसमें सब हमने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखा और सारी चीज़ें देखी, उन्होंने कहा कि होल बॉडी कूलिंग की वजह से होमोजीनियस कूलिंग ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो बाहरी तौर पे ब्रेन का हिस्सा है और जो अंदरूनी ब्रेन के हिस्से वो दोनों को कूल करता है। जबकि जो सिलेक्टिव हेड कूलिंग है जिसमें आप सिर्फ सर के ऊपर कूलिंग करते हैं, उसने देखा कि पेरीफेरी ऑफ ब्रेन ज़्यादा अच्छे से कूल होता है रादर देन डीपर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन जो कि ज़्यादा डैमेज होता है। हमने समझा था बर्थ एस्फिक्सिया केस में। इसलिए उन्होंने बोला है कि आपने होल बॉडी कूलिंग करना चाहिए। इसके लिए बहुत से अलग अलग स्टडीज़ हुए और जो एक मेटा एनालिसिस इन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि होल बॉडी कूलिंग जो है वो रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी ज़्यादा कम करता है एज़ कंपेयर टू सिलेक्टिव हेड कूलिंग, और जो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मॉर्टेलिटी और न्यूरो डेवलपमेंटल डिले करने के लिए। और जब आप इसको एरिथ्रोपोएटिन के साथ में कंबाइन कर देते हैं तो सेरिब्रल पाल्सी के चांसेस कम हो जाते हैं और सीजर्स के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो नए गाइडलाइंस आए हैं उसमें उन्होंने सिलेक्टिव हेड कूलिंग के बारे में नहीं बोला है। वो बोल रहे कि आप होल बॉडी कूलिंग की तरफ ज़्यादा जाओ। और अभी एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है बर्थ एस्फिक्सिया के लिए, बर्थ एस्फिक्सिया के ट्रीटमेंट के लिए। और जैसे ही अगर आपके पास ऐसा कोई बच्चा आप अटेंड करते हैं और आपको पता है कि पास में कहीं पे थेरापेटिक हाइपोथर्मिया अवेलेबल है और बच्चा शिफ्टिंग की कंडीशन में है, तो आपने, और वो इंडिकेटेड है थेरापेटिक हाइपोथर्मिया, तो आपने ऐसे सेंटर पे बच्चे को शिफ्ट करना चाहिए। थैंक यू।